हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज सुनील शर्मा। आपका आज के इस सेशन में स्वागत है गाइस। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम यहाँ पर ट्यूटर क्लासेस कॉमर्स के इस चैनल पर आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं फुल सिलेबस सीरीज़ या फुल सिलेबस मास्टर सीरीज़, जिसमें क्लास 11th के बिजनेस स्टडी, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के जो सिलेबस है, फुल सिलेबस को नेक्स्ट 3 मंथ्स में पूरा कवर किया जाएगा। तो उसी सीरीज़ में, उस मास्टर सीरीज़ में आज फर्स्ट वीडियो है। इस फर्स्ट वीडियो में क्लास 11th के लिए मैं लेके आया हूँ अकाउंटेंसी में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। यस, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को हम समझ लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। और तो गाइज़, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आने वाले टाइम पर आपको फुल सिलेबस मिलेगा वीडियो लेक्चर के साथ। मतलब एक एक वीडियो में हम फुल सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर आपको इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। साथ में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी आपके साथ में लाइव यहाँ पे सॉल्व करूँगा। तो गाइस, फर्स्ट जो आज का जो सेशन है वो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पर फोकस है। क्लास 11th के लिए बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है। तो इन टर्म्स को वन बाय वन हम समझ लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं आज के इस सेशन में। तो गाइस, ये सेशन जो है अकाउंटिंग टर्म्स के ऊपर फोकस है। तो जैसा मैंने बताया, तो वन बाय वन अकाउंटिंग टर्म्स को हम समझ लेते हैं। देखो, किसी भी चैप्टर को समझने से पहले उसके बेसिक्स, फंडास जो होते हैं वो हमें समझने पड़ेंगे। और क्योंकि ये अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो बार बार रिपीटेडली अकाउंट्स में यूज़ होती हैं। आगे जो ट्रांजैक्शंस करेंगे आप, जो भी आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, उसमें ये यूज़ होंगी। तो ये टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इन टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग आपके लिए एक कंसेप्ट बिल्डिंग का रोल प्ले करती है। तो मतलब अगर आपके ये टर्म्स क्लियर होंगी, आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो आगे जैसे आपने जर्नल क्रिएट करना है, लेजर क्रिएट करना है, तो उस जगह पर आपको इन टर्म्स की हेल्प से आपको करेक्ट एंट्री करने की जो हैबिट बन जाएगी और आप करेक्ट वे से उसको एंट्री कर सकेंगे। तो सबसे पहले ये वीडियो बेसिकली 2 पार्ट में आएगी, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए और हमारा इंटरेस्ट भी ना लूज़ हो जाए। इसलिए वीडियो को 2 पार्ट में कवर कर रहा हूँ। और फर्स्ट पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है और सेकंड पार्ट में फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स आएगी। तो वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है। तो गाइज, जैसा यहाँ डेफिनेशन लिखी है, बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ए बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। कहने का मतलब, बिजनेस ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती है जिसमें हम कुछ सेल करते हैं, कुछ परचेज करते हैं। वो ट्रांजैक्शन जिससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब, मान लो आज एक बिजनेस 1 लाख अर्न कर रहा है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर वो बिजनेस 2 लाख पर एनम अर्न कर रहा है, तो मतलब उसकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगी। पहले 1 लाख था, अब 2 लाख हो गया। तो कहने का मतलब, वो कुछ उसने ऐसी एक एक्टिविटी की जिससे उसका प्रॉफिट बढ़ गया, जिससे उसमें पैसे का आना शुरू हो गया। तो ये जो एक्टिविटी है, इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इन इकोनॉमिक एक्टिविटी की जो ट्रांजैक्शंस होती है बिजनेस में, उसको बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो गाइस, बड़ा इजी है कि कोई भी, अब जैसे कोई चैरिटेबल एक्टिविटी है जिसमें प्रॉफिट मोटिव नहीं है, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं गिनी जाएगी, ठीक है। जैसे हमारी मदर किचन में काम करते हैं, तो वो किचन में हमारे लिए खाना बनाते हैं, लेकिन वो हम उनको पे नहीं करते उसके बदले में, ठीक है। तो इसलिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है और इसलिए वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कंसिडर की जाएगी। कहने का मतलब, अगर कहीं पर कुछ हमने प्रोडक्ट सेल किया है, कुछ हमने दिया है, बदले में हमें भी कुछ मिला है, तो उस ट्रांजैक्शन को हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कंसिडर कर सकते हैं और उसमें मनी इन्वॉल्व होना चाहिए, तो वो ट्रांजैक्शन है बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट टर्म है वो है अकाउंट। बात करते हैं अकाउंट क्या होता है। तो गाइज, अकाउंट जो है, सबसे पहले यहाँ पे जैसे लिखा है, इन एक्चुअल प्रैक्टिस द इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन ऑफ लाइक आर रिकॉर्डेड। मतलब एक जैसी जो ट्रांजैक्शन होती हैं, एक हेड के अंदर रिकॉर्ड की जाती है और वहाँ पर कुछ ऐड किया जाता है, कुछ सब्ट्रैक्ट किया जाता है एक ही प्लेस पर, तो उसको हम अकाउंट बोलते हैं।
अकाउंट का मतलब इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, जिसके अंदर हम ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। तो पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड होती है, किसी एक नेम से रिलेटेड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे सेल की एक्टिविटी है, अगर मैं बात करूं सेल्स की एक्टिविटी, तो सेल्स से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी आएगी वो सारी इस टर्म के अंदर आएगी। तो कहने का मतलब जैसे मैंने सेल किया, ठीक है, तो सेल्स में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि क्या क्या मैंने चीज़ें सेल की। वो से मैंने गुड्स सेल की, मान लो डे 1 में मैंने सेल की, डे 2 पे फिर मैंने सेल की, तो डे 3 पे फिर मैंने सेल की। तो ये बार बार सेल की एक्टिविटीज़ आ रही है, तो इन एक्टिविटीज़ को मैं इस पर्टिकुलर हेड के अंदर कंसिडर करूँगा। तो ये जो पर्टिकुलर हेड है इसको हम बोलते हैं अकाउंट। तो अकाउंट को बेसिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पे अकाउंट्स की, तो अकाउंट को बेसिकली हम ड्रॉ कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं। अकाउंट को बेसिकली अकाउंट के ऊपर अकाउंट का नेम आएगा सबसे पहले, उसका ये सब हेड बनेगा, ठीक है। उसके अंदर जो आगे टी शेप में हम उसको लिखेंगे, इस एक साइड हम डेबिट लिखेंगे, एक साइड हम क्रेडिट लिखेंगे। लेफ्ट साइड डेबिट होती है, राइट साइड क्रेडिट साइड होती है, ठीक है। फिर आगे उसमें डे, ठीक है, डेट जिसको हम बोल सकते हैं, डेट यहाँ पर। फिर उसके बाद पर्टिकुलर्स आते हैं, पर्टिकुलर्स में मैं डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूँगा। और फिर नेक्स्ट अमाउंट, ऐसे ही डेट, पर्टिकुलर, क्रेडिट साइड की, और उसके अंदर अमाउंट आएगी। तो ये जो एक फॉर्मेट बन गया है, इस फॉर्मेट को हम बोलते हैं अकाउंट का फॉर्मेट। तो बेसिकली ये लेजर में यूज़ किया जाता है। तो बात करते हैं अकाउंट की। अकाउंट यहाँ पे लिखा, अकाउंट इज ए लेजर रिकॉर्ड। तो जैसे मैंने ये फॉर्मेट बनाया, तो आपको देख सकते हैं, जैसे मैं सेल की बात कर रहा हूँ तो सेल्स यहाँ पे नाम लिखूंगा, सेल्स अकाउंट की बात करूंगा तो सेल्स अकाउंट होगा, परचेज की बात करूंगा तो परचेज अकाउंट यहाँ पे बनेगा। तो गाइस ये एक लेजर का रिकॉर्ड हो गया, लेजर में, जिसमें समराइज फॉर्म में सारी एक्टिविटीज, जितनी भी ट्रांजैक्शन है पूरे मंथ में, पूरे ईयर में, वो रिकॉर्ड की जाती है, उसको हम बोलते हैं अकाउंट। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे चलते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? कैपिटल बेसिकली वो अमाउंट होती है जो एक प्रोप्राइटर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। ये अमाउंट कैश में भी हो सकती है, गुड्स की फॉर्म में भी हो सकती है, और एसेट की फॉर्म में भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर रामलाल ने इन्वेस्ट किया 1 लाख बिजनेस में और बिजनेस शुरू कर दिया, तो जो 1 लाख है वो उसकी बन गई कैपिटल। ऐसे ही मान लो मिस्टर श्याम और राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, श्याम ने उसमें अपनी घर की एक बिल्डिंग दे दी बिजनेस के लिए, ऑफिस के लिए, और रामलाल ने 1 लाख स्पेंड किया, वहाँ पे इन्वेस्ट किया। तो 1 लाख और ये बिल्डिंग है, दोनों उसका कैपिटल का पार्ट बन जाएगा। तो कैपिटल एसेट्स भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म लायबिलिटी की। लायबिलिटी को क्या कह सकते हैं? इट रेफर्स टू अमाउंट विच फर्म ऑफ्स आउटसाइड, मतलब वो अमाउंट जो आउटसाइडर से फर्म ने ली है। मतलब कहने का मतलब जो आउटसाइडर को पे बैक करना है, जिसके बदले में उसने कुछ लिया है, तो उसको बोलते हैं लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल हम गुड्स खरीदते हैं फर्म के लिए, रॉ मटेरियल खरीदते हैं, रॉ मटेरियल के बदले में हमने कैश देना है, कैश आज नहीं पे करते, फ्यूचर में पे करेंगे, तो वो हमारी बन जाएगी लायबिलिटी। तो इसलिए लायबिलिटी को दो फर्दर क्लासीफाई किया जाता है 2 पार्ट्स में। 1 पार्ट क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी, और सेकंड पार्ट है करंट लायबिलिटी। नेम से ही बात क्लियर हो जाती है। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी वो पेइंग है, वो लायबिलिटी है, वो लोड है, जो वो अमाउंट है जो विद इन 1 ईयर में पे बैक करना होता है फर्म ने। फॉर एग्जाम्पल आज हमने रॉ मटेरियल खरीदा, और उस रॉ मटेरियल की जो पेमेंट है विद इन 1 ईयर पे बैक करनी है, उस 1 ईयर के पे बैक में जो पेमेंट करनी है उसको हम बोलते हैं लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। तो गाइज इस तरह ये जो एक्टिविटी है, ये जो ट्रांजैक्शन है, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन की बात करता हूँ, नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी की बात करता हूँ, वो है नॉन करंट। तो नेम से ही क्लियर है, अगेन जैसे करंट था वैसे ही नॉन करंट। नॉन करंट की बात करें तो दीज रेफर्स टू दोज लायबिलिटी विच फॉल ड्यू फॉर द पेमेंट ऑफ विद इन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो जैसे करंट लायबिलिटी जो थी वो विद इन 1 ईयर के पीरियड में हमने पे बैक करनी थी, तो ऐसे ये लॉन्ग है। मान लो एक मशीन खरीदी है कंपनी ने, उस मशीन की जो पेमेंट है वो 5 साल में पे बैक करेगी,
तो वो लायबिलिटी 5 ईयर की है, तो इसलिए इसको बोल दिया गया है नॉन करंट लायबिलिटी। तो मतलब लॉन्ग पीरियड के पे बैक जो पेमेंट्स होती है लॉन्ग पीरियड से रिलेटेड मोर देन 1 ईयर, लॉन्ग पीरियड मतलब मोर देन 1 ईयर, तो उनको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जहां हम इसको ये भी कह सकते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। लोन्स और डिबेंचर्स बेसिकली इस कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की। नेक्स्ट टर्म इंपॉर्टेंट टर्म आ गई अगेन, एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? किसी भी बिजनेस की जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज, उसमें जिसमें बिल्डिंग भी आ सकती है, फर्नीचर भी आ सकता है, कंप्यूटर भी आ सकता है, कैश भी आ सकता है, इस सारी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसेट्स। तो जैसे लायबिलिटी 2 पार्ट्स में हमने बांटी थी, करंट और नॉन करंट, वैसे ही एसेट्स को भी 2 पार्ट्स में हम बांट सकते हैं, नॉन करंट और करंट। पहले बात करते हैं नॉन करंट की। नॉन करंट एसेट्स रेफर्स टू दोज एसेट विच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यूस यूज फॉर ए बिजनेस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हेल्ड किया जाता है बिजनेस में, उसको बेसिकली नॉन करंट एसेट्स गिना जाता है। तो नॉन करंट बेसिकली पर्पस क्या होता है इन एसेट्स का? इन एसेट्स की यूज़ करके हम फर्दर गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, सर्विसेज दे सकते हैं अपने बिजनेस की। तो गाइस जैसे मशीनरी है, किसी बिजनेस में मशीनरी है, मशीनरी आज तो बाय की है तो कल तो बाय करोगे नहीं, ठीक है? तो मशीनरी एक बिजनेस की प्रॉपर्टी है, तो बिजनेस की प्रॉपर्टी लॉन्ग रन तक प्रोडक्शन में यूज़ हो रही है, तो उसको बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट को फर्दर डिवाइड किया जाता है टेंजिबल और इनटेंजिबल में। टेंजिबल वो एसेट्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, कैन बी सीन एंड टच, जैसे मशीनरी होगी, फर्नीचर हो गया, प्लांट हो गया, ठीक है, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, स्टॉक, ये सारे हम इनको देख सकते हैं, तो इनको हम टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं जस्ट, ठीक है, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। इसमें बेसिकली गुडविल और पेटेंट और कॉपीराइट्स ये वगैरह एसेट्स जो आते हैं, ये बिजनेस में कंसिडर किए जाते हैं इनटेंजिबल एसेट्स में। तो गाइस आई होप कि आपको जो बिजनेस टर्मिनोलॉजी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, वो काफ़ी इजी वे से समझ आ रही है। तो ऐसे ही एक एक टॉपिक को आप समझते जाओगे तो आपके लिए ये टर्म्स बहुत इजी फील होगी। तो गाइस नेक्स्ट बात करते हैं करंट एसेट। जैसे हमने बात की थी नॉन करंट एसेट्स की, नॉन करंट एसेट बेसिकली लॉन्ग पीरियड के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसमें हम लॉन्ग पीरियड तक उसको रखते हैं, और हमें जैसे हम 1 ईयर के पीरियड में उसको हमने परचेज नहीं करना होता, लॉन्ग पीरियड के लिए यूज़ करते हैं, फर्दर प्रोडक्शन में एक्टिविटी में यूज़ करते हैं। ऐसे ही करंट एसेट्स होते हैं जो बदलते रहते हैं विद इन 1 ईयर पीरियड के टाइम में। तो मतलब विद इन 1 पीरियड में जिनका यूज़ होता है, मैनेजमेंट यूज़ करती है फॉर द सेल, फॉर द मीन ऑफ सेल, जब बिजनेस की एक्टिविटी को चलाने के लिए, तो उनको हम बोलते हैं करंट एसेट। बेसिकली कैश जो है वो करंट एसेट के अंदर आता है। शॉर्ट लिव्ड और एक्टिव एसेट भी इनको बोलते हैं, ठीक है। डेटर्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट एक और वैरायटी है एसेट्स की, जिसको हम बोलते हैं फिक्सिशियस और नॉमिनल एसेट्स। बेसिकली फिक्सिशियस और नॉमिनल एसेट्स ऑल डेफर्ड पेमेंट्स या एडवर्टाइजमेंट, जिससे हम लॉन्ग रन में बिजनेस को फ़ायदा होता है, ठीक है, तो उनको हम फिक्सिशियस एसेट की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपेंसेस। Expenses are the cost incurred in the producing of selling of goods and the services। मान लो हम गुड्स बना रहे हैं, मान लो आप चेयर बनाने की फैक्ट्री है, तो चेयर बनाने में जो एक्सपेंसेस लगे, जो खर्चा लगा, मशीन पर खर्चा लगा, इलेक्ट्रिसिटी पर खर्चा लगा, लेबर पर खर्चा लगा, इन सभी को हम कंसिडर करेंगे एक्सपेंसेस के कैटेगरी के अंदर, क्योंकि एक्सपेंसेस वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, वो कॉस्ट होती है जो किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने में लगती है, उसको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जैसे एक्सपेंसेस की बात हुई, वैसे प्रॉफिट इज एक्सेस ऑफ द टोटल रेवेन्यू ओवर द टोटल एक्सपेंसेस। मान लो हम चेयर बनाने की हमारी फैक्ट्री है, इस चेयर बनाने में टोटल हमारे एक्सपेंसेस लगे मान लो 100 रुपीज़, ठीक है, और हमने उससे गेन किया 110 रुपये। एक सिंगल चेयर की कॉस्ट मान लो आई 100 रुपीज़, 100 हमारे हो गए ओवरऑल टोटल एक्सपेंसेस, और 110 हमने रेवेन्यू, उससे प्रॉफिट, उससे हमने पैसा हमें मिला उसको बेचकर। तो आप प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट जो है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस आएगा।
तो 110 माइनस 100 यानी कि 10 रुपीज़ जो आ जाएगा वो प्रॉफिट आएगा पर शेयर के अकॉर्डिंग। तो ये होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट में टोटल एक्सपेंसेस जो माइनस किए जाते हैं, टोटल जो हमारे रेवेन्यू होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गेन की। जैसे प्रॉफिट है वैसे भी गेन, लेकिन गेन और प्रॉफिट में थोड़ा सा डिफरेंस है। इट इज़ मॉनेटरी बेनिफिट, प्रॉफिट और एडवांटेज रिजल्टिंग फ्रॉम द इवेंट और ट्रांजैक्शन विच आर इंसिडेंट टू द बिजनेस सच एज सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। तो गेन बेसिकली, प्रॉफिट बेसिकली हम जो करते हैं, जो हमारा मेन एम है बिजनेस का, उससे जो हमारी अर्निंग होती है उन गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करके, वो हमारा प्रॉफिट आता है। और गेन किसी भी इवेंट में आ सकता है। फॉर एग्जांपल बिजनेस में हमने न्यूज़पेपर लगवाई हुई है, ऑफिस में न्यूज़पेपर को बेचकर जो पैसा अर्न हुआ है वो है हमारा गेन। तो गेन नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी भी हो सकती है, सेल ऑफ एसेट से कुछ पैसा मिल जाए वो भी गेन में कंसिडर किया जाएगा। ऐसे ही लॉस मान लो हमारे पास एसेट था 1 लाख रुपए का, ठीक है, हमारे पास बिल्डिंग थी 1 लाख रुपए की, हमने उसको सेल कर दिया, पुरानी होने के कारण हमने उसको 90,000 में सेल कर दिया, तो 10,000 हमारा क्या हो गया, लॉस। तो इसलिए लॉस क्या कंसिडर करते हैं, द टर्म कन्वेज द टू मीनिंग्स। फर्स्ट, इट कन्वेज द रिजल्ट ऑफ बिजनेस फॉर ए पीरियड व्हेन टोटल एक्सपेंसेस एक्सीड द टोटल रेवेन्यू। तो लॉस को, जैसे प्रॉफिट था, हम उसको लॉस में भी कंसिडर कर सकते हैं। तो प्रॉफिट क्या था हमारा, प्रॉफिट हमने फाइंड किया था टोटल जो रेवेन्यू था उसमें से टोटल एक्सपेंसेस माइनस किए थे। इट मीन्स टोटल रेवेन्यू हमारा ज़्यादा था और एक्सपेंसेस कम थे, इसलिए प्रॉफिट। अब लॉस की बात करें तो लॉस में जो हमारा रेवेन्यू होगा वो कम होगा, मीन्स रेवेन्यू लेस देन होगा टोटल एक्सपेंसेस से। एक्सपेंसेस हमारे ज़्यादा लगे, मान लो एक चेयर बनाने के लिए हमारी कॉस्ट लगी 100 रुपीज़ और हमने उसको सेल कितने में किया, 90 रुपीज़ में। तो इसलिए जो वो हमारे लिए लॉस का सौदा हो गया, हमें बिजनेस में लॉस हो गया। तो लॉस बेसिकली क्या होता है, जब एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं रेवेन्यू से तो उसको हम लॉस के कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो है परचेज रिटर्न, सेल एंड सेल रिटर्न। परचेज जो होता है बेसिकली परचेज ऑफ गुड्स का होता है, स्टॉक का जो हम बाय करते हैं उसको हम परचेज कैटेगरी, परचेज में कंसिडर किया जाता है। अगर मैंने फर्नीचर बाय किया तो वो एसेट की परचेज है, तो वो फर्नीचर की जो परचेज है वो फर्नीचर अकाउंट में कंसिडर किया जाएगा। लेकिन रॉ मटेरियल जिससे हम फर्दर गुड्स बना रहे हैं, जो स्टॉक है, जो गुड्स है, जो फर्दर यूज़ हो रही है प्रोडक्शन में, उसकी परचेज को हम बोलेंगे परचेज अकाउंट में कंसिडर करेंगे। ऐसे ही परचेज रिटर्न क्या होती है, जब हमने रॉ मटेरियल किसी से ख़रीदा फर्दर गुड्स बनाने के लिए, तो वो जो रॉ मटेरियल उसमें कुछ डिफेक्टेड पहुंचा हमारी फैक्ट्री में, कुछ रॉ मटेरियल ख़राब निकला, तो वो हमने रिटर्न बैक कर दिया अपने क्रेडिटर को, तो दैट विल बी कंसिडर एज परचेज रिटर्न। जो हम रिटर्न बाहर भेजते हैं तो इसको रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। ऐसे ही टर्म आती है सेल, जो हमने रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाई, वो गुड्स हमने कस्टमर को बेची, तो उन गुड्स की जो सेल हुई, उन गुड्स से हमने अर्निंग हुई, उसको हम सेल में कंसिडर करते हैं। और सेल रिटर्न क्या होता है, सेम जैसे परचेज रिटर्न था। परचेज रिटर्न में क्या था, हमने कुछ बाय किया था, हमें ख़राब कुछ मिला मटेरियल, हमने रिटर्न बैक कर दिया क्रेडिटर को। ऐसे ही हमने मान लो सेल्स की, हमारी चेयर बनाने की फैक्ट्री, हमने चेयर्स सेल की, हमारी चेयर्स मान लो मुंबई पहुंची, मुंबई पहुंचने में रास्ते में तो कुछ डिफेक्टेड हो गई, कुछ टूट गई, कुछ ब्रेक हो गई, तो वो जो है हमारा जो डेटर है वो हमें वापस भेज देगा, इसको बोलेंगे सेल रिटर्न। तो गाइस यहाँ पर हम आज के सेशन को ब्रेक करते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने बहुत सारी टर्म्स को बड़े बेटर वे से समझ लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अगेन मिलेंगे टर्मिनोलॉजी के साथ पार्ट 2 में, और आज के लिए इतना ही। आप सब्सक्राइब कीजिए ट्यूटर क्लासेस कॉमर्स को, सो दैट आपकी प्रेपरेशन बेस्ट वे से हो सके। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय।